हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 21 सितंबर 2024 से डील करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली शीट पढ़ ली होगी एक बार, और अब आप पहले तो प्रीवियस वीक के जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। डिस्कस मतलब आंसर आप ही देंगे उसका, ठीक है, क्योंकि आपने रिवाइज अच्छे से करा होगा। ठीक है, तो आप ये डिस्कस करके मुझे इसका आंसर देंगे। और ये है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहली स्लाइड पे आपके पास 6 हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर पे मैंने वीडियो पे बहुत डिटेल में ये बताया था और क्लास में भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। उसके अलावा आई थिंक 12 क्वेश्चन है, हाँ 12 ही क्वेश्चन है आपके पास इस बार, और सारे के सारे आपने अटेम्प्ट करने हैं और अपने स्कोर भी बताना है। ठीक है, जब आप स्कोर बताते हैं तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो स्कोर जरूर बताना है आपने। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अपना, और सेक्शन कौन सा आता है? अपॉइंटमेंट एंड पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारी जो स्टेट के एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस में ये मेंशन है कि अपॉइंटमेंट्स का एक सेक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे और क्या क्या फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है जॉर्डन न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो एक तो हमें पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पर। अब एक एक करके क्वेश्चन भी क्लियर करते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है जॉर्डन के किंग, और किंग का नाम क्या है? अब्दुल्ला सेकंड। इन्होंने अपॉइंट करा है किसको? ध्यान देते हैं, यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन अपॉइंट कर रहा है? राजा अपॉइंट कर रहा है। और किसे अपॉइंट करा है? तो आप याद रखेंगे जफर हसन को। किसे करा है यहाँ पर? जफर हसन को। ये नए प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? जॉर्डन के। और किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? तो आपको याद रखना है बिशेर। तो बिशेर काफी है बेटा, है ना, बिशेर करके इतना काफी है आपके पास, जो कि सर्विंग थे पीएम ऑफ जॉर्डन। कब से कब तक बेटा? तो अक्टूबर 2020 से। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। कहता है यहाँ पे जॉर्डन की जो पार्लियामेंट है, ध्यान देना, तो जॉर्डन की जो वहाँ पे मतलब उनकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको भी क्या बोला जाता है? उसको भी पार्लियामेंट ही बोला जाता है। उनकी जो पार्लियामेंट है वो कैसा नेचर है उसका? तो उसका नेचर है बाई कैमरल। कैसा आता है यहाँ पर? बाई कैमरल। देखो बेटा, अब इसको तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ साथ हम इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए बाई कैमरल वाला, जब भी आपके पास ये वर्ड आता है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? बाई कैमरल कहते हैं, और इसी को हम बाई कैमरलिज्म भी कहते हैं। तो मैं आपको जॉर्डन के पर्सपेक्टिव से नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्लियर कर देती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे या हमारे पेपर में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पहला, जब भी हम बाई कैमरलिज्म की बात करते हैं बच्चा, इंडिया में बाई कैमरलिज्म, ध्यान देना, इंडिया में बाई कैमरलिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था। ध्यान रखना, ठीक है, कौन से एक्ट से आया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसका दूसरा नाम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मॉन्टेग। ठीक है, मॉन्टेग पहला नाम है, उसके बाद दूसरा नाम है चेम्सफोर्ड। याद रखना है आपने, और इन्हें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है 1919 के एक्ट को। तो इसी एक्ट में पहली बार एक वर्ड आया था अपने पास, और वो वर्ड क्या था बच्चे? बाई कैमरलिज्म। जब भी बाई कैमरलिज्म आता है इट मींस टू हाउसेस। क्या आ जाते हैं अपने पास यहाँ पे? टू हाउसेस। और जब भी हम दो हाउसेस की बात करते हैं, कहाँ पे? सेंटर पे अपने, तो एक कौन सा हाउस आता है? राज्यसभा, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। और एक कौन सा आता है? लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे? ओ पावर नहीं, हाउस ऑफ पीपल है ना, PEOPLE, सॉरी, क्या कहते हैं इसको हम? हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। क्लियर हो गया सबके पास? तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, किसके कंटेक्स्ट पे? इंडिया के कंटेक्स्ट पे। ठीक है, जब भी हम बाई कैमरल बोलेंगे मतलब टू हाउसेस। और बेटा हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं सेंटर की, हम स्टेट की बात नहीं कर रहे। जब भी हम स्टेट की बात करेंगे, ध्यान देना, जब भी मैं स्टेट की बात करूंगी, और हर स्टेट में जो लेजिस्लेचर है आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है आपके पास यूनिकैमरल, और एक कौन सा आता है आपके पास? हमेशा बाई कैमरल। ध्यान रखना, यूनिकैमरल तो हमारे पास लगभग हर राज्य में है, या मेजॉरिटी ऑफ राज्य में यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल मतलब सिंगल हाउस, और सिंगल हाउस जब भी हम बोलेंगे मतलब केवल और केवल विधानसभा वहां पर है। क्या है वहां पर? अपने पास विधानसभा है। और जब भी हम बाई कैमरल बोलेंगे मतलब टू हाउसेस,
विधानसभा तो होगी होगी, प्लस क्या होगा वहाँ पर आपके पास विधान परिषद भी होगी। तो आई थिंक आपको पहले ये बाई कैमरलिज्म वाला जो फंडा है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में कभी पूछेगा तो आप इस तरीके से इसे डिफाइन करते हुए अपने पास रखेंगे, ठीक है। स्टेट हम जब भी बोलेंगे, स्टेट में वैसे तो लेजिस्लेचर कैसा होता है, यूनिकैमरल होता है, और कुछ ही ऐसे स्टेट है जिनके पास क्या है, बाई कैमरल है, ठीक है। तो वो बाई कैमरल जो है उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों होंगे। और इसको इंग्लिश में ध्यान देना, विधानसभा को लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं विधानसभा को, और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास। अब इसके साथ मैं आपको एक और फैक्ट जोड़ देती हूँ, जो आप अगर अपना पेपर करेंगे या फिर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे जानना हो कि इंडिया की कितनी स्टेट्स में, ध्यान देते हैं, इंडिया की कितनी स्टेट्स में बाय कैमरल है, तो एक नमोनिक बना लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम लिख देंगे तू भी मजा कर, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं आप यहाँ पे, तू भी मजा कर, ठीक है, ये आप यहाँ पर बना सकते हैं। टी से कौन सा राज्य आ जाएगा आपके पास, तो आपको याद रखना है तेलंगाना, ठीक है। यूपी, यू से कौन सा आ जाएगा, यूपी। बी से कौन सा आ जाएगा आपके पास, बिहार, ध्यान रखना है। और मजा से याद रखना है आपने महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ये सारे राज्य एरिया में, पॉपुलेशन में बड़े राज्य हैं, ठीक है। के से कौन सा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, कर्नाटका, ध्यान रखेंगे आप। और जब भी हम बोलते हैं ए आर मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, कौन सा आ जाएगा राज्य आपके पास, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इट मींस कितने राज्य हो गए, 3 4 5 6। तो पहले कितने थे, 7 थे पहले, ध्यान देना। पहले बाइकैमरलिज्म में कितने राज्य आते थे, 7 आते थे। अब कितने आते हैं, तो अब आते हैं कितने बेटा, अब आते हैं यही 6। तो वो 7वां कौन सा था, तो वो 7वां कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर। पर याद करो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था, यूटी बना दिया। तो यूटी में क्या खत्म कर दी थी, यूटी में विधानसभा नहीं खत्म करी है, ध्यान रखना, क्या खत्म कर दिया था, विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और जो भी मैंने आपको फैक्ट सिखाए हैं वो आप साथ में सीखते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, साथ साथ जोड़ोगे, कोई गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं यहाँ पर क्या लिखा था, कहता है मतलब जॉर्डन की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसे भी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। और वो पार्लियामेंट का नेचर कैसा है, बाई कैमरल है। हमारे पास भी तो बाई कैमरल है ना, राज्यसभा लोकसभा, हमारे पास भी 2 हाउसेज हैं। कहते हैं विद द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब इजी भाषा में समझो इसको जरा सा, ठीक है। क्या कहता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारी लोकसभा होगी, हमारी मतलब हम अपनी वाले की बात कर लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। इलेक्टेड एवरी 4 ईयर्स, और उसके बाद है किंग अपॉइंट करता है 65 मेंबर्स को, कहां पर, सेनेट में। तो सेनेट हम किसे बोल देते हैं भैया, राज्यसभा को बोल देते हैं। तो इजी भाषा में हमें याद रहेगा कि जब भी हम बाई कैमरल की बात करेंगे, 2 हाउसेस की बात करेंगे, एक हाउस को यूजुअली क्या कहा जाता है, सेनेट, पर हम क्या कहते हैं, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट। और वैसे ही वो क्या कहते हैं ऐसे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कहते हैं लोकसभा, ठीक है। क्लियर है सबके पास। ये था आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, किसके साथ का, पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ का, ठीक है। एक और चीज, जॉर्डन की कैपिटल क्या आती है, तो अमान आपने याद रखना है। और करेंसी क्या आती है, तो आप याद रखेंगे इसकी करेंसी क्या आती है आपके पास, दिनार, इसकी करेंसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, जॉर्डन किस उसमें आता है, किस एरिया में आता है, तो आपको याद रखना है ये किसका पार्ट है, तो ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, याद रखेंगे आप। जॉर्डन कौन से वाले कॉन्टिनेंट में आ रहा है, कौन सा एरिया कवर कर रहा है, तो वेस्टर्न एशिया का। और ये क्रॉस रोड्स पे एसोसिएटेड है। अब ये क्रॉस रोड कौन कौन सा कॉन्टिनेंट, तो ध्यान देंगे, एक आ जाएगा आपके पास एशिया, एक आपको याद रखना है कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, और एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, यूरोप। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर बन जाएगा आपके पास। और एक और चीज देख सकते हैं कि जो डेड सी की हम बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे डेड सी की क्या इंपॉर्टेंस है, या डेड सी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हमने किसके बारे में बात करी डिटेल में, जिसमें हमने बात करी किसके बारे में, जॉर्डन के बारे में, ठीक है। जॉर्डन ही, साथ में हमने पार्लियामेंट के बारे में भी सीखा, ठीक है। चलिए, अगला आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। याद करिए, हम पिछले कुछ टाइम पीरियड से रेगुलरली CAPF के बारे में पढ़ रहे हैं। CAPF क्या था, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, कुछ याद हो आपको तो क्या नाम था इसका, तो आपको याद रखना है सेंट्रल आर्म्ड
पुलिस फोर्स इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को हम पढ़ते आ रहे हैं, इस वाले को रेगुलरली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पिछले 2-3 करंट अफेयर में सीएपीएफ हम 3-4 बार देख चुके हैं। इसी सीएपीएफ के 7 ऑर्गन है, ये 7 इसके पार्ट्स हैं या फिर 7 इसकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ऐसे कह लो। इसके अंदर कितनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, 7 आती हैं सिक्योरिटी फोर्सेज। उसमें से एक कौन सी है, एसएसबी, और एसएसबी के नए कौन अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल, क्या नाम है उनका, अमृत मोहन। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फैक्चुअल और आपको सिखा देती हूं मैं यहां पे, वो देखिए ये है कि जो अपने पास सीएपीएफ है, जिसको हम क्या कह रहे थे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसका पुराना नाम बेटा सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स भी रहा है, ध्यान देना, इसका पुराना नाम सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स भी रहा है। तो नाम कब चेंज हुआ होगा, 2011 में, और कौन सा वर्ड इससे निकाल दिया गया था, तो आपको याद रखना है पैरामिलिट्री को इससे निकाल दिया गया था, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, इसको पुलिस फोर्स कहते हैं, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा कौन कौन सी बॉडीज आती हैं 7 सिक्योरिटी फोर्सेज में, तो एक तो आपको बाय डिफॉल्ट याद हो गई एसएसबी, उसके अलावा सीआईएसएफ याद करिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बताई थी आपको, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंगना रनौत को जो थप्पड़ मारा था, ठीक है, याद करो, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, वो आप इसमें काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप काउंट कर सकते हैं इसके अंदर बीएसएफ काउंट कर सकते हैं, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और ये वाली फोर्सेज वैसे तो बॉर्डर को कह सकते हैं आप सिक्योर करती हैं, पर जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो इनको ओवरटेक कर लेती है कौन, इंडियन आर्मी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बीएसएफ। उसके अलावा आपको याद रखना है असम राइफल्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास एक यहाँ पे। तो कितनी हो गई, 4 हो गई आपके पास, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल। उसके बाद आईटीबीपी, ठीक है, आपने सुनी होगी एक आईटीबीपी, जिसको हम कहते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कहते हैं इसको हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 होगी ना, और एक आ गया एनएसजी, ठीक है। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। कहता है एसएसबी ऑफिसर और जो सशस्त्र सीमा बल के ऑफिसर होते हैं वो कौन से बॉर्डर को संभाल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको याद रखना है नेपाल और भूटान के बॉर्डर को यहाँ पर संभाल रहे हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और याद होगा पिछले करंट अफेयर में आपको बता चुकी हूँ, पिछले मतलब पिछले किसी करंट अफेयर में, कि हमने मुनाल सैटेलाइट के लिए नेपाल की मदद करी है। अगर आपको याद हो तो हम ग्रांट देने की बात कर रहे हैं, पैसे देने की बात कर रहे थे, कौन सी सैटेलाइट के लिए, मुनाल के लिए, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सेकंड वाला। थर्ड बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, क्या आता है क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें 2024, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में यहाँ पे, मिस अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली इंडियन मिस वर्ल्ड कौन थी, तो यहाँ से आपको याद रखना है पहली इंडियन मिस वर्ल्ड कौन थी, रीटा फारिया, भूलना नहीं है आपने, ठीक है, रीटा फारिया, ये आप याद रखेंगे। और मिस यूनिवर्स कौन हुई अपने पास, तो सुष्मिता सेन, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ये यूनिवर्स नहीं रही है अपने पास, सॉरी, और वो कौन रही है अपने पास यहाँ पे, मिस वर्ल्ड रही हैं, इंडियन मिस वर्ल्ड रही हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर इनके टाइम की बात करें तो 1996 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, 1966 होगा, सॉरी, 1966 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। और सुष्मिता सेन वाली अगर हम बात करते हैं तो 1994 के पास, ठीक है, वो क्या रही है हमारे पास, मिस यूनिवर्स रही हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 2 फैक्चुअल आपको साथ में सीखने भी हैं हमेशा, ठीक है। चलिए, आते हैं क्वेश्चन पे और करंट अफेयर के साथ देखते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है ध्रुवी पटेल एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्टूडेंट है, कहां पर स्टूडेंट है ये, यूएसए से, हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, और ये एक लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पेजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया था, मतलब एक ब्यूटी कंटेस्ट था जो कि कहां चल रहा था, इंडिया से बाहर चल रहा था। कहता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड इज अ ब्यूटी पेजेंट, या पेजेंट जो भी आप कहते हो, विच ड्रॉ कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अमंग मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। जब भी हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं बेटा, मतलब ऐसा समझो कि इंडिया के वो लोग जो इंडिया से कभी ना कभी दूर जा चुके हैं और वहीं जाकर सेटल हो चुके हैं, ठीक है। अब सेटल होने के लिए किसी भी पर्सपेक्टिव पे आप उन्हें देख सकते हो, जैसे कनाडा हो गया अपने पास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब आप इसमें काउंट कर सकते हैं, रिसाइडिंग इन अदर कंट्रीज, एंड इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन फेस्टिवल कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, कौन इसे कंडक्ट करा रहा है, तो
इंडियन फेस्टिवल कमेटी, जिसको फाउंड कहाँ किया गया था, यहीं पे न्यूयॉर्क यूएसए में ही। और याद रखना है इसकी हेड कौन है, तो धर्मात्मा सरन आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन चल रहा था इसका, तो आपको याद रखना है 31st एडिशन। अगर क्वेश्चन मेरा तो यही रहेगा, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। 31st एडिशन था, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, ये था हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला आता है आपके पास एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन बने हैं अपने पास यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल बने हैं इसके। इनका नाम क्या आता है बेटा, अनुराग गर्ग, ठीक है। नाम से आप ध्यान दो जरा सा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो याद करते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब वो जो नशे पत्ते होते हैं, मतलब नशों की बात है सीधे, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, इन सब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके लिए मतलब इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने यहाँ पर आपके पास, अनुराग गर्ग। और ये आईपीएस ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर इनको मिला था, आपने ये वाला याद रखना है। कहता है ही एनसीबी इज द, अगर हम बात करें एनसीबी एक सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, एक मिनट रुकना है ना, मैं आपको इसके अलावा एक पॉइंट और बता देती हूँ यहाँ पे। जब हम क्या पढ़ रहे थे अभी, ये वाला, एक मिनट सॉरी, ये जो पढ़ रहे थे ना ये वाला, हाँ एसएसबी वाला जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ वाला, ये वाला, ठीक है। ये भी किसके अंदर आता है, तो आपको याद रखना है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और होम अफेयर्स किसके पास है अभी तक, अमित शाह के पास, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर है अमित शाह, वो अभी लैंग्वेज कमेटी के भी हेड बने हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस पे, है ना। ये तो क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, होम अफेयर्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका काम क्या है, एंड सर्व्ड एज द एंटी नार्कोटिक्स एजेंसी विद ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट सीखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, एनसीबी कब बना था, तो आपका आंसर होगा 17 मार्च 1896 को क्या बनाया गया था अपने पास यहाँ पर, तो आपने 1986 को क्या बनाया गया था आपके पास यहाँ पे, ये बनाया गया था हमारे पास, एनसीबी हमारे पास बनाया गया था, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन आते हैं आपके पास, अभी न्यूली अपॉइंटेड, तो आपको याद रखना है अनुराग गर्ग आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान देना, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे होते हैं, और पार्ट नंबर 4 कौन सा आता है आपके पास, डीपीएसपी, उस डीपीएसपी के अंदर एक आर्टिकल है 47, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया है जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स हैं, जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स हैं और ड्रिंक्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनके कंजप्शन को बैन या फिर कम कर दिया जाएगा, कम भी नहीं बोलते बेटा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं, एनसीबी की जब हम बात करते हैं तो एनसीबी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम क्या था बेटा, डार्कनेट। क्या नाम था इसका, डार्कनेट। इस डार्कनेट मतलब ऐसा समझ लो ये एक हिडन इंटरनेट है, ठीक है, ऐसा समझ लो ये एक हिडन इंटरनेट है जिसमें जो भी लोग ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, मतलब कि ड्रग्स को इलीगल वे में बेच रहे हैं। अब ड्रग्स का मतलब बेटा ड्रग्स ही नहीं है, दवाइयां सब आ गई इसके अंदर जो कि हमारे कंजप्शन के लिए नहीं है, ठीक है, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, उसके लिए, ठीक है। इंडियन जो अपने एनसीबी है उसने क्या बनाया था, डार्कनेट। अभी नहीं बनाया, बहुत पहले बनाया था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड में भी एक ऐसा प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रांस। क्या नाम है उसका, ऑपरेशन ट्रांस। और जैसे देखो तुमने गाना सुना होगा यार, एक मनाली ट्रांस सुना है ना, ये वाला है ना, रानी मेरे साथ साथ, तुमने सुना यार, सबको सुना तुमने, ठीक है। वो ट्रांस से याद रखो, ठीक है। ट्रांस में जब वो नाच रहे तो झूम के ही नाच रहे ना, तो झूमना किसके साथ होगा भाई, नशे के साथ ही होगा कोई ना कोई। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन ट्रांस जो है वो एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर देखा जाए कि इंडिया से ऐसा कोई इलीगल चीज यहां से वहां ट्रांसफर ना हो और वहां की कोई चीज यहां पर ट्रांसफर ना हो, इलीगल तरीके से ड्रग्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और इसका मेंबर भी कौन बना था, एनसीबी बना था। और ध्यान रखना इसे कब लॉन्च किया गया था, तो दिसंबर 2019 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्रांस किसके साथ एसोसिएटेड है, एनसीबी के साथ, ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला बढ़ते हैं।
अगला कहता है नेशनल आइकन फॉर पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देखिए कहता है आर्चर, आप सबको पता है आर्चर भी बोल सकते हैं, आर्कर जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। आर्चर अगर हम बात करें मतलब आर्चरी हो गया अपने पास, आर्चरी की एक मतलब एक लड़की है, क्या नाम है उनका, शीतल देवी, और एक व्यक्ति है अपने पास, क्या नाम है उनका, राकेश कुमार। दोनों के दोनों किस यूटी से बिलोंग करते हैं भाई, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन चुना था किसके लिए बच्चा, पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज के लिए, ताकि वोटिंग अवेयरनेस को और भी भारी पैमाने पर फैलाया जा सके। क्लियर हो गया। कहता है अभी अपने पास इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार हैं। और अगर हम बात करें और इलेक्शन कमिश्नर्स, देखो बेटा यहां से एक क्वेश्चन सिखाती हूं आपको। देखो जब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, इट इज अ 3 मेंबर बॉडी, ठीक है, कि कितने मेंबर बॉडी है बेटा, तो आपको याद रखना है 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें से एक कौन आता है, तो ध्यान देना है आपने, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 कौन होते हैं बेटा, तो बाकी 2 होते हैं कौन, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। यहां पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबके पास ये वाला भी। अब बढ़ते हैं आगे और बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं किसके साथ, यहां पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन जोड़ दूं आपको ताकि आपको ईजी रहे और ऐसा कुछ आएगा तो आप टिक कर पाएंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ध्यान देते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। कब की गई थी बेटा, 25 जनवरी 1950 को। और मैं आपको क्लासेस में भी कई बार बता चुकी हूं, इस दिन को हम क्या मनाते हैं, तो इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा, यहां पर वोटर्स डे मनाते हैं, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। पहले वोट देने की उम्र हुआ करती थी 21 साल और 21 से कितनी की गई थी बेटा यहां पर, तो आपको याद रखना है 18 की गई थी। और कौन सा अमेंडमेंट लगा था ऐसा करने के लिए, तो 61st अमेंडमेंट। और ध्यान रखेंगे 1988 में ये क्या कर दी गई थी, वोटिंग एज को घटा दिया गया था। और घटाया कैसे गया था यहाँ पे, अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट कौन सी थी, 61st अमेंडमेंट 1988। अगला क्वेश्चन एक और सीखते हैं इसके साथ का, क्या बन सकता है, मैं यहां पे जोड़ देती हूं उस क्वेश्चन को, वो ये बन सकता है, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक का। इसके अलावा अगर हम बात करें कितने मेंबर बॉडी है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया 3 मेंबर बॉडी आती है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सुकुमार सेन, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वुमेन कौन थी, तो आप याद रखेंगे वुमेन कौन थी, तो VS रामा देवी। कौन थी बेटा यहाँ पर, VS रामा देवी, जो क्या थी यहाँ पर, फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो 324 से लेकर 329 किससे आर्टिकल डील करता है, तो ये डील करता है किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डील करता है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है। जब हम इस साल का वोटर्स डे मना रहे थे, नेशनल वोटर्स डे मना रहे थे, तो एक ना मूवी बनाई गई थी, छोटी सी क्लिप बनाई गई होगी, छोटी सी फिल्म थी जिसका नाम था माय वोट माय ड्यूटी, ठीक है। एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, माय वोट माय ड्यूटी, ठीक है। कि मतलब वोटिंग का जो त्यौहार है, ठीक है, मतलब वोट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी मतलब उसके बारे में अवेयरनेस के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब मैं आज आपको एक दो चीज़ें और नई सिखा देती हूँ ताकि आप कोई भी पेपर में गड़बड़ और ना करें, ठीक है, कोई क्वेश्चन और गड़बड़ ना करें आप इसके साथ का, ठीक है। देखते हैं, चलिए जब भी हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में, तो हम सबको पता है कि पहले तो हमारे पास एक बैलेट पेपर होता था, हम उस पर अपना वोट डालते थे, याद करो, उसमें चिन्ह बने होते थे, फिर हम चिन्ह के ऊपर क्या करते थे, टिक करते थे। आपने शायद नहीं दिया होगा ऐसा वोट, पर पहले ऐसा चला करता था, ठीक है। अब देखते हैं और इसके बारे में भी डिटेल में समझ लेते हैं क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहली ईवीएम क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर हम बात करें इसके बारे में, इसे सबसे पहली
बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा केरला में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कहाँ किया गया था, केरला में। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1982। ये आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। उसके अलावा जब 2004 का, ध्यान देते हैं आप, जब 2004 का जर्नल इलेक्शन हुआ, जब भी हम जर्नल बोलते हैं मतलब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। जब जर्नल मतलब सीधी बात है, इंडिया मतलब लोकसभा की बात करते हैं। 2004 में जब भी 2004 में जब हमारे पास जनरल इलेक्शन हुए, तब भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसके साथ का आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया आपके पास पहला सेक्शन। सेकंड सेक्शन पे आते हैं, क्या नाम है इसका, नेशनल, और इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लासेस में कई बार बोल चुकी हूँ, मैंने आपको कई बार कहा था, मैंने कहा 2011 का जनगणना जो है, जो 2011 की सेंसस है, वो आप रट्टा मार के रखो, क्योंकि कभी भी काया पलट हो सकती है, कभी भी 2021 के जो इलेक्शन पोस्टपोन्ड है वो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में भी। देखिए, कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसने डिसॉल्व कर दिया है किसको, 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स लेड बाय फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन, जिनका नाम क्या था, प्रणव सेन। और इनसे क्या पूछा गया है कि भाई क्यों डिले किया जा रहा है, अभी भी 10 सालों के बाद होने वाली जनगणना को क्यों अभी भी नहीं किया जा रहा, क्यों इसको रोका गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है यहाँ पर ये मतलब ये मीटिंग बुलाई गई है या फिर ये मीटिंग यहाँ पर हुई है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है यहाँ पर, तो इनका नाम होगा राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। ये भी याद रख लेना है ना, इंद्रजीत सिंह आपके पास, ये आपको नाम याद रखना है। कहता है SCOS समझ रहे हैं ना, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टेडली ओवरलैप्ड विद द न्यूली फॉर्म्ड स्टीयरिंग कमेटी। एक्चुअली में क्या हुआ बेटा कि एक और कमेटी बनाई थी, क्या नाम था उसका, स्टीयरिंग कमेटी, जो किस पे काम कर रही थी, इसी सर्वे पे काम कर रही होगी, और इनका डेटा ओवरलैप हो गया है, जिसकी वजह से किसे खत्म कर दिया गया है, 14 मेंबर की जो स्टैंडिंग कमेटी थी इसे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। कहता है MOSPI ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी नेशनल सैंपल सर्वे के बेस पर, और किसके बोलने पर बनाई थी ये, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बोलने पर इसको बनाया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे इसी के साथ होगा, कहता है द न्यू कमेटी, अब जो नई कमेटी बनी है, जिसे स्टीयरिंग भी कह रहे हैं हम यहाँ पर, उसको हेड कौन करेंगे यहाँ पर, तो आपको याद रखना है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, और इसमें 4 मेंबर होंगे, आपने याद रखना है। इंडिया के जो डेसिनियल जो अपने पास सेंसेस हैं वो हर 10 साल में कराए जाते हैं, और लास्ट कब हो चुके हैं अपने पास, तो आपको याद रखना है 2011 में हो चुके हैं। ये आपने बिल्कुल क्लियर रखना है अपने दिमाग में, और 2011 वाले जो सेंसस हैं उसके बाद अभी तक सेंसस नहीं हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझते हैं बेटा, इसके साथ क्या क्या बन सकता है। देखो, सेंसस की बात करते हैं, ठीक है। सेंसस को आप और मैं पॉपुलेशन सेंसस भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, पॉपुलेशन सेंसस का क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है बेटा कि सरकारें, आज जो आप पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई, या प्रधानमंत्री कुसुम, जो भी आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे योजनाएं पढ़ रहे हैं, वो योजनाएं कहीं ना कहीं इन सेंसस का रिजल्ट होती है, या इन सेंसस के बेसिस पे ही सरकार अपनी नीति, नियम, कानूनों को बनाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्या सेंसस पहली बार 2011 में हुए थे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं और कहानी को आराम से शुरू करते हुए इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बिल्कुल ही पुराने टाइम पर जाएं तो हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ठीक है। ऋग्वेदा में भी बच्चे किसकी बात की गई है यहाँ पे, वहां पे भी लोगों की काउंटिंग की जाती थी, या फिर आप ऐसा कहोगे काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन वहां पे भी की जाती थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदा से भी, तो ऋग्वेदा भी बताता है कि किसी ना किसी प्रकार का पॉपुलेशन काउंट रखा जाता होगा, किस समय पे, इस समय पे भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आती है आपके पास अर्थशास्त्र किताब, ठीक है। कौन सी आती है यहाँ पे, अर्थशास्त्र किताब आती है अपने पास, और इसकी हम बात करें तो ये किस ऑथर की किताब है, कौटिल्य की किताब है। और कौटिल्य का ही एक और नाम क्या आ जाता है बच्चे, इन्हीं को हम चाणक्य भी कहते हैं, और इन्हीं को हम और किस नाम से जानते हैं,
विष्णु गुप्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनकी जो किताब है बेटा, इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश होती है, इसमें भी ये बताया गया है कि लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता होगा। मतलब लोग क्या करते हैं वहाँ पे, क्या नहीं है उनके पास यहाँ पे, मतलब सीधी सीधी बात है, लोगों का डेटा रिकॉर्ड वहाँ पर भी रखा जाता होगा। क्लियर हो गया। सेकंड कहता है बच्चे उसके बाद आईने अकबरी। आईने अकबरी किसके साथ एसोसिएटेड होगी? अकबर के साथ। और लिखने वाला कौन था? तो लिखने वाला था अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल भी बताता है कि इस मतलब इस किताब में भी हमें क्या मिलता है, इस किताब में भी हमें लोगों के बारे में क्या पता चलता है कि उस समय पे भी इनकी भी जनगणना वहाँ पर कराई जाती होगी। तो मतलब जनगणना का कंसेप्ट अभी नया नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम क्लियरली देखें यहाँ पर कि पहले सेंसस, आखिरी सेंसस कैसे कैसे करके क्या क्या हुए, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लियर रख लेते हैं ताकि हम गड़बड़ ना करें अपने पेपर में, ठीक है। और न्यूज़ है तो फिर बिल्कुल चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन के भी, ठीक है। समझते हैं। देखिए इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब कराए गए थे, ठीक है। अब ये बोल सकते हो आप कि मतलब ब्रिटिश इंडिया में कब कराए गए थे, तो आपको याद रखना है 1872 में। कब कराए गए थे बेटा? 1872 में। और करवाने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड मायो था, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और लॉर्ड मायो की जब भी हम बात करेंगे, इसी ने क्या सेटअप करा था? इसी ने सेटअप करा था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो किसकी स्थापना किसने करी है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड मायो ने स्थापना करी है किसकी? स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब देखते हैं, अब आता है क्वेश्चन बदल जाता है। फर्स्ट रेगुलर सेंसस। अब एक लड़की ने क्वेश्चन ये भी बताया था, रेगुलर नहीं लिखा होगा तो वहां पे क्या लिखा होगा आपके पास? ऑफिशियल। तो पहले ऑफिशियल सेंसस कब स्टार्ट हुए थे? 1881। और करवाने वाला कौन था बच्चे? तो आप याद रखेंगे लॉर्ड रिपन था। ये आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और जब भी हम रिपन बोलते हैं तो आपको याद रखना है इस बंदे को हम फादर ऑफ क्या कहते हैं बच्चा? इसे हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो पहले सेंसस कब हुए थे? 1872। रेगुलर कब से होने लग गए? 1881 से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अभी जो लास्ट सेंसस हुए हैं हमारे पास, वो कब हुए हैं? 2011 में। और 11 के बाद के जो हैं वो अभी क्या है अपने पास? पोस्टपोन्ड ही थे। क्यों पोस्टपोन्ड थे? क्योंकि कोविड था, और कोविड के बाद ऐसा माहौल बना नहीं होगा शायद, ठीक है। चलिए तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बात करते हैं। देखिए कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है सेकंड ICGH 2024। ध्यान देते हैं, ये सेकंड क्या आता है आपके पास? एक कह सकते हो एडिशन आता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। आप सबको पता है बच्चे, ग्रीन हाइड्रोजन को ही मैं और आप, या ग्रीन हाइड्रोजन को ही हम ग्रीन, सर्कुलर और सस्टेनेबल इकोनॉमी, इन सब के नाम से भी यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है। क्या करना है? ताकि गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च कर रही, कब किया था? 2023 में, ताकि इंडिया जो है वो किसका हब बन सके? ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका हब यहाँ पर बन सके। और हमारा एक गोल भी है, हमारा गोल है कि हमें नेट जीरो एमिशन करना है। कब तक? तो हमें कब तक करना है बेटा? 2070 तक। तुम्हें याद होगा मैंने किसी करंट अफेयर में आपको ये जरूर बताया होगा कि 2070 तक हमारा क्या एक एम है हमारा, कि हमें क्या खत्म करना है, ये जो एमिशन है इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर कम करना है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे याद करो, है ना, जैसे याद करते हैं इंटरनेशनल आई एम सो सॉरी सोलर अलायंस, ठीक है। हम किसके साथ बात कर रहे हैं सोलर अलायंस में? तो हम बात कर रहे हैं किसके साथ? याद करो, फ्रांस के साथ। 2015 में हमने सेटअप करा था इसको। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमने एम रखा है, ठीक है, कि हम अचीव करेंगे 500 गीगावाट। ध्यान देना है आपने, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम कैसे, या रिन्यूएबल एनर्जी कब तक हमें यहाँ पर पूरी करनी है इसको? तो 2030 तक इसे हमें यहाँ पर पूरा करना है, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य उदय, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य उदय, ठीक है, सूर्य उदय आ जाएगा ना, हाँ, सूर्य उदय योजना, ये भी हमने लॉन्च करी है, जिसमें हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं और सोलर चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो रूफ टॉप, अगर हम बात करें, एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है रूफ टॉप
रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ठीक है, ये भी हमारे द्वारा हमारे द्वारा मतलब सरकार के द्वारा चलाया गया है, ताकि हम किसकी तरफ बढ़ सकें, ताकि हम ग्रीन, ठीक है, कह सकते हो, और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, की तरफ बढ़ सके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जोर है कि हम इसे अचीव कर पाएं, और इसके लिए हमने बहुत सारे पैमाने पे चलाया हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे पीएम कुसुम क्या है, पहले कुसुम का फुल फॉर्म क्या है और कुसुम का काम क्या है, आप मुझे बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए, हो गया आपके पास ये वाला भी, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है न्यू बॉर्न काल्फ, क्या नाम है इसका, दीप ज्योति एट पीएम रेसिडेंस, ठीक है। अगर आपको याद होगा बेटा, थोड़े दिनों क्या 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें पीएम मोदी जो है वो इस छोटे से क्या कह सकते हैं, बछड़ा ही कहते हैं ना, हाँ, इस छोटे से बछड़ू के साथ बहुत ऐसे प्यार व्यार कर रहे थे, ठीक है, अगर आपको देखा होगा तो। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस करा है न्यू बॉर्न काल्फ को, जिसका नाम क्या आता है बच्चे यहाँ पे, दीप ज्योति, और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, और ये किसका रेसिडेंस है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कहता है शेयरिंग अ वीडियो ऑन एक्स, एक्स किसका नाम है, याद करो, है ना, तुम बताओगे किसका नाम है। उसके बाद कहता है पीएम मोदी रिवील्ड दैट द काफ विद द यूनिक लाइक लाइट मार्क ऑन इट्स फोरहेड इंस्पायर्ड द नेम दीप ज्योति विच ट्रांसलेट्स लाइट ऑफ द लैम्प, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी किसी गाय के बच्चे से बहुत प्यार व्यार कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जैसे एक काऊ थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कि एक छोटी सी काऊ थी, उसका नाम था पुनगौर, ठीक है, पुनगौर काऊ। इसको भी पीएम मोदी क्या कराते हुए दिखे थे, हमें फीड कराते हुए दिखे थे, ठीक है, मतलब उसको भी वो खाना वाना खिला रहे थे, खाना मतलब घास खिला रहे थे, तो ये भी हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है। चलिए, तो एक और हो गया आपके पास। अगला कहता है कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन वन पोल, ठीक है, द मच एंटिसिपेटेड वन नेशन वन पोल पॉलिसी इनेबलिंग साइमल्टेनियसली इलेक्शन अक्रॉस इंडिया रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट, ठीक है। कहता है अ ग्रुप विल बी फॉर्म टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ रामनाथ कोविंद पैनल रिगार्डिंग वन नेशन वन पोल, ठीक है। अब इसको समझते हैं बेटा, ठीक है, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं एक्चुअली में, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं, और क्या क्या हम क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे अपने लिए, वो भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं वन नेशन वन पोल के बारे में, ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। क्या माना जाता है, ये देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कौन सा वाला बेटा अपने पास, ये जो वन नेशन मतलब इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है, उसे त्योहार माना जाता है, ठीक है। देखो बेटा, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, समझते हैं। वन नेशन वन पोल, अब एक बात सुनो जरा सा, हम सबको बताए कि ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दी थी कब, 15 अगस्त 1947 को। वो पगले तो हमें छोड़ के चले गए यहाँ से, ठीक है। उनके छोड़ने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनने के बाद हमने पहले जनरल इलेक्शन कराए होंगे। तो जो पहले जनरल इलेक्शन हुए, जो कि कब हुए अपने पास, 1952 के बाद अगले कब हुए थे, 1957, ठीक है। अगर हम बात करें 1957 के बाद फिर से 5 साल जोड़ते चलो, 1962 हो गए, और उसके बाद फिर प्लस करो तो 1967 हो गए। इस टाइम पीरियड तक इन 4 साल बोलने का मतलब है, इन चारों इलेक्शंस में बेटा जब जब सेंटर में इलेक्शन हुए, गौर करना इस बात पे, जब जब सेंटर पे इलेक्शन हुए तब तब हर स्टेट में भी इलेक्शन हुए। मतलब इसका मतलब है वन नेशन वन पोल का मतलब है कि जो लोकसभा प्लस विधानसभा प्लस पंचायत, ध्यान रखना, और प्लस म्यूनिसिपैलिटीज, इन सब के जो इलेक्शंस है वो जब एक ही पैरामीटर या एक ही दिन कराए जाएंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा वन नेशन वन पोल बोला जाएगा, ठीक है। तो देश में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, तभी सभी स्टेट्स के साथ भी क्या कराए गए थे, तभी सारे स्टेट्स में भी इलेक्शन करवाए गए थे, ठीक है। मतलब इन सभी सालों में अगर हम बात करते हैं, चारों सालों की बात करते हैं, 4 साल बोलने का मतलब समझ रहे हो ना, 5-5 मतलब बोलने का मतलब है, इन सभी सालों में अगर हम गौर करें तो इलेक्शन स्टेट जब सेंटर में हो रहे थे तभी क्या हो रहे थे, स्टेट्स में हो रहे थे। फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई,
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अपनी कांग्रेस को 2 भागों में तोड़ा था बीच में, और उस तोड़ने की वजह से सेंटर के इलेक्शन आगे हो गए और स्टेट के इलेक्शन पीछे रह गए। तो अब क्या कोशिश की जा रही है कि हर जगह पे इलेक्शन अलग अलग ना हो, उनको एक ही पैरामीटर के अंदर करवाया जाए। इसे कहा जाता है बेटा क्या, वन नेशन वन पोल इसे यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, वन पोल, आप इसे वन इलेक्शन भी कह सकते हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे कौन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर सॉरी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, इसमें अमित शाह, उसके बाद गुलाम नबी आजाद जो कि ओपोजिशन पार्टी के हैं राज्यसभा के, वो सब थे, उन सब की रिकमेंडेशन से इसे लाने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो हमें लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 15 जगहों पर क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 15 जगहों पर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और तब जाकर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इसको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम सबको बता बेटा, हमारी डेमोक्रेसी की बीच में धज्जियां उड़ाई गई हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बारी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अब आपको इलेक्शन के साथ कोई फैक्ट नहीं कराए क्योंकि मैंने आपको वहां करा दिए हैं। ठीक है, चलो फिर भी PSSB का जो CCDO का पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ। उसमें क्वेश्चन है कि पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था बेटा, तो इसका आंसर था 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक चले थे। तो ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन है, आपने याद रखना है। और अभी हुए एक जनरल इलेक्शन आप सबको पता है जिसमें गठबंधन की सरकार हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए हो गया हमारे पास, बढ़े आगे। चलिए अगला आता है, अगला कौन सा सेक्शन आता है अपने पास यहाँ पे, इंटरनेशनल, बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, G20 की 18वीं समिट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं 18th समिट पिछले साल कौन हेड कर रहा था, याद करो भाई, कौन हेड कर रहा था, इंडिया। और इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मीटिंग की जा रही थी। ठीक है, और इसी की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। क्या थी यहाँ पे, वासुदेव कुटुंबकम, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ये इसकी थीम थी। और इसे कौन से उपनिषद से लिया गया था, तो महा उपनिषद से इसे लिया गया था। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास। अब अगर 18 समिट हो चुकी है तो भाई 19th भी हो रही होगी, तो 19th आपको याद रखना है कौन हेड कर रहा है इसको, तो इसे हेड कर रहा है कौन बेटा, तो इसे हेड कर रहा है ब्राजील। अब बात करते हैं, देखिए कहता है इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामनाथ ठाकुर, जो कि किसके अंडर, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटेंडेड द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ध्यान देना कौन सी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है G20 के एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए, उनके और हमारे क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, लीडर्स मिल रहे हैं। और ध्यान रखना है कहां पर हुई है, क्यूबा, और क्यूबा कहां पर आता है, ब्राजील में। कहता है ब्राजील होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 अंटिल, कब तक, 30 नवंबर 2024 तक। G20 ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, जिसमें 19 कंट्रीज हैं, अफ्रीकन यूनियन है एंड द यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा तो हम क्या ही बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिटेल वाला चैप्टर है, पूरा का पूरा समझना पड़ेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन और सीखते हैं यहाँ से, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन है अपने पास और फार्मर वेलफेयर कौन है, तो इनका नाम आएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये आप यहां पर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके साथ बनने वाले एक दो क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना आपको, महाउपनिषद वगैरह वगैरह। ठीक है, ये महाउपनिषद, वासुदेव कुटुंबकम, और ये थीम थी आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, अब हम एग्रीकल्चर को लेकर अभी से बात नहीं कर रहे हैं, याद करो हम खरीफ क्रॉप, मिलेट्स की कब से बात करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में आ जाता है बेटा, साउथ अमेरिका में आ जाता है। और साउथ अमेरिका में ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम क्या आ जाता है बेटा, जिसका नाम आ जाता है आपके पास क्या, अमेज़न। क्या नाम आ जाता है इसका, अमेज़न। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, एक और बात, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ क्या कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इंडिया में जैसे पहले यूपी को भी कहते थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा किसे कहते हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है
हाँ, अब ये देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, उस मीटिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, कहता है सैंग वुकहाम, साउथ कोरियाज एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, ये है कहाँ से, साउथ कोरिया से। आप मुझे बताएंगे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सा पैरेलल, बताया था आपको ये क्वेश्चन मैंने, कौन सा पैरेलल सेपरेट करता है, ठीक है, कौन सा पैरेलल सेपरेट करता है। कहता है सैंग वुकहाम, जो कि कहाँ के हैं, साउथ कोरिया के हैं, और ये अम्बेसडर है अभी कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। इन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट, किसके लिए, 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, यूएन के अंदर है, ठीक है। नाम पे जरा जोर देना, नाम क्या है इसका, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये किसकी बात करने जा रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की, ठीक है। मतलब हमें न्यूक्लियर एनर्जी को, मतलब वैसे तो हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए ये सब कुछ, पर क्योंकि कुछ देश उदंड रहते हैं, हमसे लड़ते बढ़ते रहते हैं, तो उस चक्कर में करना पड़ता है, पर न्यूक्लियर से बचना है हमें, ठीक है, क्योंकि जो आपने हिरोशिमा, नागासाकी और अभी आप रशिया यूक्रेन के साथ देख रहे हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा ये हुआ है बवाल, ठीक है, तो उसके चक्कर में तो हमें ये सारी चीज़ें रोक ही देनी चाहिए, पर फिर हमारी टेंडेंसी भी है ना लड़ते मरते रहना, ठीक है, तो चलो वो तो इसके साथ ही हो गया। कहता है इसके बाद यहाँ पे, ही विल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द IAEA कॉन्फ्रेंस, जो कि कब होगी बेटा, सितंबर 2024 में, एट द वियना इंटरनेशनल सेंटर, और वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल हमें देखने को मिलती है। कहता है जर्नल कॉन्फ्रेंस इलेक्ट प्रेसिडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच एनुअल सेशन, ये नहीं भी याद रहे चलेगा, ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, कौन पॉइंट हुआ है ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके साथ इंडिया का जोड़ लेते हैं, ताकि हमें याद हो जाए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है अगर हमें, मतलब हम स्टैटिक थोड़ा सा सीख लेते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा स्टैटिक 2-2 पॉइंट सीख लें, बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है, 1 मिनट देना। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। देखो, इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया हुआ है, फादर ऑफ एटॉमिक या फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक लिख देते हैं, चलो ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक या रिसर्च, या फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी या रिसर्च किसे कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, किसे कहा जाता है बच्चे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कह देते हैं, और मैंने आपको उस दिन भी क्लियर करा था एक पेपर में, प्रीवियस ईयर में, एटॉमिक न्यूक्लियर लगभग सेम ही है, ठीक है, तो कोई भारी बात नहीं है। किसे कहा जाता है यहाँ पे, होमी जहांगीर भाभा को, और इन्हीं के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी अगर हम बात करें, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ट्रॉम्बे में, याद रखना, ट्रॉम्बे कहाँ पर आता है, बॉम्बे में आता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक बोलेगा या फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी बोल देगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और बार्क कब बना था आप मुझे बताएंगे। चलिए अगला आता है जॉर्डन, वही कंट्री जिसके अभी कौन अपॉइंट हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद करते हैं। कहता है जॉर्डन को WHO का वेरिफिकेशन मिल चुका है, क्यों, क्योंकि उन्होंने किस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया है वहाँ से, क्या नाम है इस बीमारी का, लेप्रेसी, आपने भूलना नहीं है, क्या नाम है इस बीमारी का, लेप्रेसी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेप्रेसी की बेटा जब भी हम बात करते हैं, ध्यान देते हैं, जब भी हम लेप्रेसी की बात करते हैं, इसे हम हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, हम कुष्ठ रोग कहते हैं। ये एक्चुअली में एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी का मांस गलने लगता है। क्या गलने लगता है बेटा, हमारा यहाँ पे मांस गलने लगता है। वैसे मांस अब बोला जाए तो मसल और जो अपने पास बोन्स होती हैं उनको एक बाइंड अप करने के लिए टेंडन होता है, जो कि जिसका मतलब जो कि ख़त्म होता जाता है, और जिसके कारण हमारी हड्डियाँ ही रह जाती हैं और मांस पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गल जाता है। इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक है। और ये कुष्ठ रोग की जो बीमारी है ये कहाँ ख़त्म हो चुकी है टोटली, तो आपको याद रखना है जॉर्डन में ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल क्लियर रखना है आपने यहाँ पर, और इसी के साथ आपको ये पॉइंट भी क्लियर रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे या लेप्रोसी डे कह सकते हैं आप इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो कब सेलिब्रेट किया, मतलब इसे वर्ल्ड लेप्रोसी एलिमिनेट डे होगा, खत्म करना है इसको, ये नहीं कि लेप्रोसी लेकर आनी है, खत्म करनी है ना। तो आपको याद रखना है ये कब मनाया जाता है, लास्ट संडे को, हर साल लास्ट संडे ऑफ जनवरी
को, ठीक है, लगभग 30 या 31 जनवरी को इसे मनाया जाता है, ये याद रखना है आपने। और इसमें क्या एम रहता है कि इस कुष्ठ रोग वाली बीमारी को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और अभी हमने कब बनाया होगा, अभी हमने जो इस साल का लास्ट वो था जनवरी का संडे था, उस दिन हमने इसको सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 7 अप्रैल क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, WHO के हेडक्वार्टर और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फटाफट आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया, ठीक है। देखिए, जब भी हम यूनेस्को की बात करते हैं तो हमें पेरिस फ्रांस तो भूलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पेरिस फ्रांस में क्या किया गया था, इसकी स्थापना मतलब पेरिस फ्रांस, इसके हेडक्वार्टर आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। और ये बना कब था तो हमें याद रखना है 16 नवंबर, ध्यान देते हैं 16 नवंबर 1945 को इसे क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है बच्चे, कंबोडिया का एक मंदिर है, मंदिर तो नहीं बोलेंगे अब, ये खैर वो है यार, आप इसे कह सकते हैं, हाँ अब तो ये टेम्पल ही है, चलो टेम्पल ही कह लो, ठीक है। अंगोरावाट, जो कंबोडिया का अंगोरावाट टेम्पल है, इसे क्या बोला गया है, मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टाइम इन एशिया बाय टाइम्स ट्रेवल, ठीक है, एज अनाउंस्ड बाय द कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, हुन मैनेट, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसने बनाया था, और उस डायनेस्टी का नाम था खमेर, क्या नाम था इसका, या मेर पढ़ते होंगे इसे, या खमेर, या कमेर पढ़ते होंगे, देख लेंगे आप। ये इस डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट, डायनेस्टी ने क्या बनवाया था ये एक्चुअली में टेम्पल, और ओरिजिनली में ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड था, तो ये टेम्पल डेडिकेटेड था लॉर्ड विष्णु को, बट लेटर ऑन इसको वो कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और इसे बाद में मतलब कौन से धर्म का बना दिया गया, तो आपको याद रखना है इसे बना दिया गया था किसमें, बुद्धिज्म का, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और बनाया किसने था, तो एक राजा था, राजा का नाम था सूर्यवर्मन, या वर्मॉन भी लिखते हैं, वर्मॉन 2, ये आपने यहाँ पर याद रखना है अंगोरावाट के बारे में, ठीक है। चलिए, और आपको पता ही है कि अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो इंडिया में कितनी साइट्स चल रही हैं भाई, 43 चल रही हैं अभी रिसेंटली, उसके अलावा तो अभी कोई रिसेंटली ऐड नहीं हुई है, तो 53 आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। कंबोडिया की कैपिटल क्या आती है, फोनम फेन, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारे पास इनकी, तो खमेर याद रखना है आपने, और करेंसी क्या आती है, रियाल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताते हैं, इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को साइट क्या थी, क्या एक ही साइट थी या 4 थी, ठीक है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट यूनेस्को साइट्स कौन कौन सी थी, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आता है डिफेंस वाला सेक्शन आ जाता है अब आपके पास, और डिफेंस वाले के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर, कहता है फ्लाइट टेस्ट ऑफ VLSRSAM, अब इसको तो बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं। कहता है DRDO ने और DRDO एंड इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है सेकंड लगातार एक फ्लाइट टेस्ट, किसका, तो आपको अब यहाँ पर आएगा इसका फुल फॉर्म, वर्टिकल मतलब इस तरीके से जाने वाली, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस से कहाँ जाएगी, एयर मिसाइल और शिप ब्रोन वेपन सिस्टम फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, और ये कहाँ पर आता है, चंडीपुर में, और चंडीपुर कहाँ पर आता है भाई, उड़ीसा में आता है, ठीक है। तो शिप के ऊपर, मतलब शिप के ऊपर इसे क्या किया जाएगा, दागा जाएगा, और फिर उसके साथ इसे यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो अगर हम बात करें तो ये जो मिसाइल है ये पर्टिकुलर के टारगेट पर अटैक करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली कोई एक टारगेट होगा इसका, उस पर अटैक करने के लिए ये बनाई गई है, ठीक है। अगर मान लो हमारी कोई शिप है, ठीक है, हमारी शिप के ऊपर भी अगर कोई इस पर अटैक करने आता है, तो अगर कितना भी नज़दीक क्यों ना, ये उसको भी टारगेट कर सकती है, उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इस प्रकार की मिसाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कहता है डेवलप्ड बाय DRDO, और याद रखना है इंटरसेप्टेड हाई स्पीड एरियल टारगेट, हवा में जाने वाली, एट अ वेरी लो ऑल्टीट्यूड, बोला ना मैंने आपको यहाँ पे, लो ऑल्टीट्यूड एंड सिमुलेटिंग अ सी स्किमिंग थ्रेट
सी स्कीमिंग बता दिया ना, बिल्कुल नज़दीक वाले। एंड शो केसिंग इट्स प्रिसीजन एंड कैपेबिलिटी। VLS-RSAM इसका वेट कितना है बताया गया यहाँ पे 170 kg एंड इज यूज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट एंड कैन रीच स्पीड ऑफ मैक 4.5 विद एन ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी ऑफ 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंडियन नेवी के बारे में। ठीक है, इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं, 4 दिसंबर। और अभी अपने पास एडमायरल कौन है, चीफ कौन है भी अपने पास, तो हमें याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के क्या दिखते हैं, अभी हमें चीफ दिखते हैं या एडमायरल दिखते हैं। ठीक है, चलो आगे आता है द सिस्टम इज डिजाइंड, ये बता दिया ना, क्लोज रेंज एयरबोर्न थ्रेड, ये मैंने आपको बता दिया इसके साथ का। और DRDO किस विंग के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और चेयरमैन कौन है इसके, तो डॉक्टर क्या नाम आता है, समीर वी कमात, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला कहता है, अगला भी करंट अफेयर इंडियन नेवी से ही एसोसिएटेड है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रेस्क्यू प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, रेस्क्यू प्रोग्राम है ये। अब इसको समझाती हूँ कैसे। देखो, जैसे इंडियन मिलिट्री जो है और वो किसी और मिलिट्री के साथ एक्सरसाइजेस करती है, ठीक वैसे ही इंडियन नेवी भी, एक्सरसाइज तो नहीं है पर ये एक तरीके का कह सकते हो अपने क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए कहता है इंडियन नेवी हैज कमीशन्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा बेटा, विनेत्र। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसे, विनेत्र एट INS इंडियन नेवल शिप सतवाहाना, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसे लाया जाएगा, लॉन्च किया गया है। इट इज डिजाइन टू एनहांस क्रूज कैपेबिलिटीज फ्रॉम डिजास्टर्स कलावरी, आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्लास सबमरीन्स। ठीक है, सीधी सीधी बात है बेटा, अपने क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए इसको क्या किया गया है, लाया गया है। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं कोई क्रू मेंबर शिप के अंदर पानी भर जाता है या आग लग जाती है, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो कैसे बच के निकलना है, खुद तो बचना ही है, साथ ही साथ बाकियों को भी बचाकर किस तरीके से वहां से एस्केप होना है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, देखो कहता है द फैसिलिटी विनेत्र, मीनिंग क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है ट्रेनर, रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग सबमरीनियर। Kalvari class submarine are diesel electric attack submarines are built under the project 75 by Mumbai Maharashtra Mazagaon Dock Shipbuilders, याद रखना इन्होंने बनाया है। और किसके साथ कोलैब करके बनाया गया है, फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप के साथ इसे बनाया गया है। ठीक है, कलवारी की अगर हम बात करें तो कलवारी को कमीशन कब किया गया था, 2017 में, मतलब 2017 में इसे सौंपा गया था किसको, इंडियन नेवी को। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद और भी सबमरीन्स आई, जैसे कंधेरी, उसके बाद करांज, उसके बाद वेला, वगीर या वजीर पढ़ते होंगे इसे, और वजशीर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, और अभी हम पढ़ चुके हैं नेवी चीफ कौन है यहाँ पर, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हो गया सबके पास, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब आता है एक और सेक्शन अपने पास, क्या नाम है इसका, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसके बारे में देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक है, देखिए कहता है एनर्जी की फील्ड में एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एनर्जी की फील्ड में एक अवार्ड दिया गया है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए कहता है उड़ीसा बेस्ड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो NTPC एक महारत्न कंपनी है, कुछ याद हो अगर आपको तो। ठीक है, कौन सी कंपनी है आपके पास, ये महारत्न, याद करो, मिनी रत्न 2, मिनी रत्न 1, फिर उसके बाद नवरत्न, नवरत्न के बाद महारत्न, बताया था आपको, वही महारत्न कंपनी है कौन अपने पास, NTPC। ठीक है, देखो क्या कहता है, कहता है उड़ीसा बेस्ड NTPC तालचेर कन्हैया या कन्हैया और तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड, इसे अवार्ड दिया गया है 2024 का एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइट अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया, क्लीन एनर्जी मिनिस्टर, अभी हमने बात करी थी क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पॉल्यूटेड चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म करने की बात हो रही है, साफ एनर्जी, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कहता है CEM, अगर हम बात करें CEM की, ये एक ग्लोबल फोरम है जिसमें कितने मेंबर थे, 29 मेंबर गवर्नमेंट्स एंड 21 पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो यहाँ पर क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, और साथ ही साथ प्रमोट कर रही थी क्लीन एनर्जी के लिए पॉलिसीज और आने वाली टेक्नोलॉजीज। कहता है CEM
पीएम एनर्जी मैनेजमेंट लीडरशिप अवार्ड रिकॉग्नाइज। अब बेटा देखो, अब ये ना एक टैग होता होगा, ठीक है, ये टैग होता होगा, ये आपको यहाँ पर समझना है। ये टैग हमें ना भी याद रहे चलेगा, पर ये टैग मिलता है इस तरीके से, कहता है स्टैंडर्ड टू अटेन इंड्योरिंग इंप्रूवमेंट इन द एनर्जी परफॉर्मेंस। तो ये टैग दिया जाता होगा, जैसे याद करो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 इस तरीके से टैग दिए जाते हैं ना, वैसे आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है चैंगशिन आईएनसी इंडोनेशिया फैक्ट्री और यूएसए का एयरफोर्स ओक्लाहोमा सिटी एयर लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूएसए हैव अटेन्ड द प्रोग्राम टॉप ऑनर द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। इन्हें यहाँ पर ये अवार्ड मिल चुका है और इनको टैग भी ये मिला, लिखा ना ISO 5001, ये आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 35 ऑर्गेनाइजेशंस हैड बीन अवार्डेड द एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइट अवार्ड ऑफ विच 4 अवार्ड्स हैव बीन गिवन टू दी इंडियन कंपनीज। अब वो इंडियन कंपनीज कौन कौन सी है, जो 4 है, ठीक है, याद रखना है आपने। उसमें से एक आती है आपके पास अपोलो टायर्स, उसके बाद है मारेली मदरसन ऑटोमेटिव लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसके हमने NTPC की बात करी, तालचेर कन्हैया जो अभी आपने पढ़ा, और NTPC रामगुंडम तेलंगाना, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो बड़ा फैक्चुअल करंट अफेयर है ये वाला, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है। तो फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल को आप साथ में जोड़कर इसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आता है आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला कहता है बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किसके पास है, तो अश्विनी वैष्णव के पास है ना। अश्विनी, इनके पास आई थिंक ज़्यादा मिनिस्ट्रीज है ना, 2 से ज़्यादा हैं। अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करते हैं, कहता है हैज़ अवॉर्डेड द नॉन सब अर्बन ग्रुप 1। अब पहला तो क्वेश्चन ये आएगा हमारे दिमाग में कि सब अर्बन ग्रुप किसे कह रहा है वो, ठीक है। देखिए वैसे तो बेटा जो रेलवेज होते हैं, रेलवेज की जोन्स होती हैं, जोन नहीं सॉरी, आप ऐसा कहोगे कि रेलवेज की सर्विसेज होती हैं, ठीक है। सर्विसेज मतलब एक को बोला जाता है अर्बन सर्विसेज। अर्बन सर्विसेज बोलने का मतलब क्या हो गया, अर्बन मतलब जो मान लो दिल्ली अर्बन है ना, दिल्ली अर्बन एरिया है या चंडीगढ़ अर्बन एरिया है, तो चंडीगढ़ में ही एक ट्रेन जो घूम रही है उसे आप क्या कह देंगे यहाँ पे, अर्बन एरियाज, ठीक है। मतलब अर्बन सर्विस भी आप उसे कह सकते हैं। एक ऐसी होती है सब अर्बन। सब अर्बन मतलब जो एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भी एंटर कर रही है। फिर एक होती है मेन लाइन, ना भी याद रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं किसके साथ यहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, कहता है NSG की बात करते हैं। NSG का मतलब हो गया नॉन सब अर्बन ग्रुप। ये एक प्रकार की कैटेगरी है बच्चे, जिसमें जो इंडिया के रेलवे स्टेशंस हैं उन्हें ये कैटेगरी दी जाती है उनके कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बेस पर। कैसे दी जाती है बेटा, उनके कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल मतलब सीधी सीधी बात है पैसे के बात पे, ठीक है। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस वहां पर कैसी है उसके बेसिस पे दी जाती है। तो इसके ग्रुप 6 तक है, ठीक है, 6 हमें नहीं याद करने। ग्रुप 1 क्या कहता है, ग्रुप 1 का स्टेटस किसे दिया जाता है, ऐसे स्टेशन को दिया जाता है जिसका एनुअल रेवेन्यू कितने से ज्यादा है, 500 करोड़ से ज्यादा है, और वहां पे जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं पर ईयर वो कितने हैं, 20 लाख से ज्यादा है। ध्यान देना, ऐसी NSG 2 होगा जिसमें 500 से कम होगा और जनता कम होगी। फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके लास्ट तक कहां तक, 6 तक होता है। पर हमें कौन सा याद रखना है यहाँ पे, NSG 1। और किसे मिला है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और याद रखना है आपने। और ये सेकंड ऐसा स्टेशन बना है, मतलब साउथ सेंट्रल रीजन में साउथ सेंट्रल रेलवेज, SR का फुल फॉर्म SCR का मतलब हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये मतलब साउथ सेंट्रल रेलवेज का ये सेकंड स्टेशन हो जाएगा। तो पहला कौन था, तो पहला था सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये था करंट अफेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ, शायद आप में से क्लास में किसी ने मेरे से पूछा था, मुझे याद आ रहा है शायद, पर कोई बात नहीं, मैं आपको इसके साथ एक फैक्चुअल क्वेश्चन बता देती हूँ जो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके साथ का 1 मिनट देना, जगह थी नहीं, यहीं पे करते हैं, है ना। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विजयवाड़ा में ही, विजयवाड़ा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में ही रिसेंटली एक स्टैचू बनाया गया था जिसका नाम था स्टैचू ऑफ
सोशल जस्टिस। जब भी आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे आपके दिमाग में एक नाम स्ट्राइक करेगा, क्या नाम है उनका? बी आर अम्बेडकर। क्या नाम आएगा आपके पास यहाँ पे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो याद रखना है आपने, विजयवाड़ा में इसी साल जनवरी के आसपास एक मूर्ति कह सकते हो या फिर स्टैच्यू कह सकते हो सोशल जस्टिस बनाया गया था, जो किसको डेडिकेटेड है आपको याद रखना है, किसको डेडिकेटेड है? बी आर अम्बेडकर को डेडिकेटेड है। ठीक है, अब बी आर अम्बेडकर की जब भी हम बात करते हैं तो इनकी कास्ट क्या थी? तो इनकी कास्ट थी महार। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और इन्होंने 1927 में एक सत्याग्रह भी लॉन्च करा था, महाद सत्याग्रह कहा जाता है, या महार भी लिखा गया है कई बार। ठीक है, तो महाद लिखा होगा, नहीं तो महार लिखा होगा, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और क्यों चलाया था? क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि जो कुएं थे, मतलब इनका जो एरिया था वहाँ जो कुएं थे वहाँ पे केवल अपर क्लास के लोग पानी पी सकते थे और लोअर कास्ट के पानी नहीं पी सकते थे, इसके लिए चलाया था। ठीक है, उसके बाद मनुस्मृति भी जलाई थी इन्होंने वहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले, ठीक है, लॉ मिनिस्टर हम किसे कहते हैं बेटा? तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कौन है? तो वो भी कौन है अपने पास? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को हम मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम चीफ आर्किटेक्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इनको हम? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को भारत रत्न से भी नवाजा गया था, मतलब इनके मरने के बाद ही मिला वो भी, पर कब मिला था इन्हें? तो आपको याद रखना है 1990 में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्या मिला इन्हें 1990 में? भारत रत्न, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं अच्छे से तो याद करिए, अभी अभी रेलवेज के एक, मतलब जो रेलवे का जो मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है उसमें एक दलित बंदा अपॉइंट हुआ था अभी अभी रिसेंटली। ठीक है, दलित बंदा था, क्या नाम था? वो चेयरमैन बने थे, उनका नाम क्या था? सतीश कुमार। पिछले करंट अफेयर पे देखिए, पिछले से पिछले, मतलब पिछले बोलती हूँ मतलब पिछले वाले किसी में भी, ठीक है, किसी में भी नहीं, अगस्त वाले में, है ना, तो ये चेक कर लेंगे आप, सतीश कुमार आ जाता है। और जब भी हमसे बोलता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज में किसका नाम आता है भाई? डलहौजी का। किसका नाम आता है? लॉर्ड डलहौजी। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको याद रखना उस बंदे का नाम। और पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1953 को। और कहां से कहां चली थी? मुंबई टू थाने या बॉम्बे टू थाने, या 34 किलोमीटर के आसपास ये चली थी, याद रखना। मालगाड़ी पहले से चल रही थी, ये कौन सी वाली थी? पैसेंजर थी, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है एमी अवार्ड। वैसे तो इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात तो एमी मतलब इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सीधी बात है, ये एक टेलीविजन और मतलब किस किस को दिया जाता है? तो याद रखना, टीवी हो गया एक आपके पास, बेटा बीमारी नहीं बोल रही हूँ, है ना, टेलीविजन हो गया आपके पास, और जो एमर्जिंग मीडिया इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो एमर्जिंग मीडिया इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, एक और बात, ये किसी मूवी को नहीं मिलता, किसी फिल्म को नहीं मिलता ये अवार्ड। ठीक है, जो शोज होते हैं, वेब सीरीज होती हैं, उनको दिया जाता है, जैसे रियल डॉक्यूमेंट्रीज होगी काइंड ऑफ, इन सबको दिया जाता है। तो ये कौन सा वाला था? 76 था, याद रखना है। और पीकॉक थिएटर में कहाँ पर? लॉस एंजलिस। याद करिए, लॉस एंजलिस से पेपर का क्वेश्चन, PSSB CCDO वाला क्वेश्चन देखो कि 2028 के ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे? तो 2028 के ओलंपिक्स कहाँ होने जा रहे थे? लॉस एंजलिस, आपने याद रखना है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे कहता है आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज किसे मिला है? शोगुन। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज हैक। आउटस्टैंडिंग, अब तुम्हें दिख रहा है ना, सीरीज क्यों लिख रहा है? मैंने क्या बोला, मूवी को नहीं मिल रहा ना, शोज सीरीज इन सबको मिलता है, वो भी काइंड ऑफ मूवीज ही होती हैं, पर चलो किस हिसाब से परमात्मा जाने। ठीक है, चलो कहते हैं उसके बाद एंथोलॉजी सीरीज। अब आप ये सारा पढ़ लेंगे और ये चार्ट आप अपने पास बना लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने पे फिर और चीजें चली जाएंगी। ठीक है, तो आप इसकी एक पूरी की पूरी फोटो बनाकर एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, जैसे अभी जो पेपर हुआ था वहां पे एक क्वेश्चन था आपके पास कि क्वेश्चन था यही वाला यार, क्वेश्चन था, हाँ, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला था? तो याद करो, ऋषभ शेट्टी को मिला था ना कंतारा के लिए, अगर आपको याद हो तो। फिर वो वाला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो ये भी बन सकता होगा। ठीक है, चलिए, पर एमी वर्ड का कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं अपने पास, है ना। चलिए आते हैं इसके साथ, देखते हैं।
ईरान ने सक्सेसफुली लॉन्च करी है, चैमरन पढ़ेंगे इसे या जो भी आप पढ़ेंगे, चैमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट, ठीक है। तो उन्होंने एक रिसर्च सैटेलाइट लॉन्च करी है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ईरान ने सक्सेसफुली रिसर्च सैटेलाइट को लॉन्च करा है, पुट इनटू एन 550 किलोमीटर ऑर्बिट बाय द क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर। तो एक कैरियर होगा उसका, क्या नाम है उसका, क्वेम 100, याद रखना है आपने। द लॉन्च वॉज मेड एट द गार्ड्स लॉन्च पैड नियर द सिटी शहरौद पढ़ते होंगे इसे, एंड सम 350 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द कैपिटल। और तेहरान किसकी कैपिटल आ जाएगी, ईरान की, है ना। कहता है दिस इज ईरान सेकेंड सैटेलाइट जो कि 2024 में लॉन्च की गई है, और पहली वाली किस प्रेसिडेंट के टाइम पर की गई थी, तो मसूद, याद रखो बेटा, नाम कितने खतरनाक है, देखो जरा वहां पे। कहता है द सैटेलाइट्स मिशन वाज टू इवैल्यूएट द कोल्ड गैस प्रपल्शन सबसिस्टम इन स्पेस सिस्टम एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेविगेशन, ऑल्टीट्यूड एंड कंट्रोल सबसिस्टम। तो सीधी बात है कि वहां पर देखो इस तरीके से यहाँ जाएगी और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आएगी, ठीक है। जब भी ईरान आता है, ध्यान रखना, जब भी ईरान आता है तो एक डेट नहीं भूलनी है ईरान के साथ, 2 फेब 1971 क्या लॉन्च कर आए थे हम यहाँ पे, रामसर साइट्स, ठीक है, याद करो। जब भी ईरान आ जाएगा बिल्कुल नहीं भूलना है रामसर साइट्स, और प्लस इंडिया में भी कितनी साइट्स है, रामसर 85 है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो, और हाँ, कौन सी नई साइट्स हैं 3 रामसर की, मैंने आपको क्लास में कराई थी, क्लास मतलब वीडियो पे भी कराई है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, उसमें से एक तो तवा है ना, निंजा, या निंजा नहीं है वैसे नाम, नंज राज्य है, नंजा के जुवेलम, ये आप मुझे बताएंगे, ऐसे याद रखना ना। निंजा को काजू पसंद है, तवा में फ्राई करा, कुछ भी इस तरीके से नमोनिक बना के मुझे बताना, ठीक है। चलिए, अगला सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पे, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अजरबैजान में ग्रैंड प्रिक्स कौन सा वाला हुआ है, फार्मूला 1 का 2024 की रेसिंग हुई है यहाँ पे। कहता है मैकलैरेंस ऑस्कर पियास्त्री एंड ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर, इन्हें क्या मिला है, फार्मूला 1 इन्होंने जीत लिया है। कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2024 कहाँ पर हुआ, बाकू सिटी। शायद मैंने आपको पिछले करंट अफेयर के साथ जोड़ा होगा, शायद मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं जोड़ा ज़रूर होगा, नहीं जोड़ा तो इसके साथ आप उस पिछले वाले को भी ऐड कर लेंगे। कहता है फरारी के चार्ल्स लेक्रेक की अगर हम बात करें तो इनका 2nd रैंक है, और मर्सिडीज़ के जो जॉर्ज रसेल है उनका 3rd रैंक है, ठीक है, ये याद रखना है। फार्मूला 1 ये रेसिंग कार, ठीक है। चलो, अगला देखते हैं। अगला आता है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर, याद रखेंगे आप इसके बारे में, ठीक है। देखिए, अब पढ़ लेते हैं इसको पहले, फिर समझते हैं। कहता है 8th एडिशन ऑफ द हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ पर हुआ है, तो मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस कहाँ पर हुआ है, हुलन, और ये हुलन, ये जो उलन खटोला पटोला जैसे नाम आते हैं ना, ये खटोला पटोला बुलूर, ठीक है, याद रखना, ये कहाँ पर आते हैं सारे, मंगोलिया, चाइना में। कहता है इंडियन मेन हॉकी टीम 1 एशियन चैंपियनशिप, याद रखना, हम उन्हीं की जगह पर किसे हरा कर आए भाई, चाइना को हरा कर आए, याद रखेंगे आप। और दिस मार्क्स द 5th एशियन चैंपियनशिप टाइटल, चाइना फिनिश्ड एज रनर अप, और पाकिस्तान का रैंक कितना यहाँ पर, 3rd आता है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है यहाँ पर, यांग जुइन, साउथ कोरिया के 9 गोल्स हैं। द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इज एनुअल मैन हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन हॉकी फेडरेशन 2011 से। पार्टिसिपेंट कौन कौन थे 2024 के, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और मलेशिया, ठीक है। अब हॉकी के साथ बनने वाले 2-4 कप देख लेते हैं पहले आपके पास, ठीक है। हॉकी के साथ बनने वाले कप देख लेते हैं, तो एक आपको याद रखना है अगाह कप, भूलना नहीं आपने, एक कौन सा आ जाता है, अगाह कप, याद रखेंगे आप, या अगाह खान कप भी याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है मोदी कप आ जाता है, एक मोदी ग्रुप कप आता है वैसे वो, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद आ जाएगा वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन कप आ जाएगा आपके पास। उसके अलावा खान अब्दुल गाफर खान, ठीक है, खान अब्दुल गाफर खान, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये कप आ जाते हैं, ठीक है। 3-3 4-4 भी सीखोगे, बहुत बड़ी बड़ी बात है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए, आगे आता है अगला करंट अफेयर। अगला कहता है डायमंड लीग का फाइनल हो चुका है, ठीक है, डायमंड लीग का फाइनल हो चुका है, ठीक है। देखिए, अब ये ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशन है ना, उसका एक एनुअल इवेंट था, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो यहाँ लिखा होगा, कहता है द डायमंड लीग एक एनुअल सीरीज है
ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स की, इंक्लूडिंग 15 ऑफ द बेस्ट इन्विटेशनल एथलेटिक्स मीटिंग। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये पढ़ लेते हैं। इंडिया के जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक मेडलिस्ट, ठीक है, नीरज चोपड़ा, क्या रैंक है इनका यहाँ पर? सेकंड। और थ्रो कितना मीटर था इनका इस बार? 87.86 मीटर। ये डेटा याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, मीटर, एट द 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स हेल्ड इन किंग बाउदीन है ना स्टेडियम इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। बेटा बहुत भारी भारी नाम होते हैं, मैं ही बहुत अलग बोल देती हूँ, ठीक है, तो आप देख लेंगे इसके साथ। कहता है पेरिस 2024 ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, क्या नाम आता है इनका? एंडरसन पीटर ऑफ ग्रेनाडा, वॉन द फर्स्ट डायमंड लीग, याद रखना है आपने, ठीक है। कौन जीते हैं वहाँ पे? एंडरसन जीते हैं, याद रखेंगे आप। और कितना था इनका थ्रो? तो 87.87 मीटर। इनका तो आसान है, चलो यार अब तो कुछ ही पॉइंटों में ही रह गए हैं ना, चलो देख लोगे आप उसके बाद। और जूलियन वेबर जर्मनी के, इनका क्या रैंक आता है? थर्ड, 85.97 मीटर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और आप मुझे बताएंगे पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का क्या रोल रहा है, ठीक है, बताते हैं आप मुझे। सिल्वर लेकर आए, गोल्ड लेकर आए, क्या लेकर आए? अगला, हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, ये हुआ है 24-24 का, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, कहता है ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम इन जलंधर पंजाब, याद रखेंगे आप, जो कि 14th इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुआ है, याद रखना है आपने, जिसमें 29 टीम्स गई थी फ्रॉम अक्रॉस कंट्री। और फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ? पंजाब और किसके बीच में हुआ? उत्तर प्रदेश हॉकी के बीच में, ठीक है, याद रखना है आपने, किसके किसके बीच में हुआ? ये वाला, ठीक है। आगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पंजाब इसमें से जीत चुका है, याद रखना है आपने। और हॉकी इंडिया स्टैंड्स एज अ प्रीमियर गवर्निंग बॉडी फॉर हॉकी इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड नेशनली और इंटरनेशनली भी, ठीक है। और अभी प्रेसिडेंट कौन है हॉकी इंडिया के? तो आपने याद रखना है दिलीप तिर्की, ठीक है। नहीं भी याद रहे चलेगा बेटा, इतना सब कुछ डेटा आपके लिए भी बड़ा मुश्किल है याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पे? रिपोर्ट्स, बैंकिंग और रैंकिंग और इंडेक्स आ जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है बच्चे यहाँ पे टॉप मेगा हब एयरपोर्ट्स ग्लोबली, ठीक है। मेगा हब एयरपोर्ट की जब भी आप बात करते हैं बेटा, ऐसे एयरपोर्ट जो कि बहुत बड़े बड़े हब हैं, जहाँ पर पैसेंजर भी देखे जाते हैं, फ्लाइट एक्टिविटी, सामान वगैरह, इन सब एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा हो, उन्हें कहा जाता है बेटा मेगा हब एयरपोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए, कौन इसमें ये रिलीज करी है, किसने? तो यूके की एयर बेस्ड कंसल्टेंसी है, जिसका नाम क्या है? ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें 24वां रैंक आता है, याद रखेंगे आप। और छत्रपति शिवाजी महाराज वाला जो ये क्या है अपने पास एयरपोर्ट है, इसका रैंक क्या आता है बच्चे यहाँ पे? 44th, याद रखना है आपने। और उसके अलावा यूके बेस्ड लंदन हेथ पढ़ेंगे, हेथरो एयरपोर्ट, इसका फर्स्ट स्पॉट आता है। उसके बाद कुआलालंपुर, फिर टोक्यो, इनका रैंक क्या है? सेकंड और थर्ड। हमें किसका याद रखना है यहाँ पे? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का। और दूसरा हमें किसके बारे में याद रखना है यहाँ पर? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में या एयरपोर्ट के बारे में, ठीक है। चलो आगे, इंडिया फूड इंडेक्स, ठीक है। अब ये इंडिया का ही डेटा है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो केरला टॉप कर चुका है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, कहता है बच्चे यहाँ पे केरला वंस अगेन सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट, ध्यान देना इंडिया की बात नहीं कर रहा, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, याद रखना, लगातार दूसरी बार। और ये साउदर्न स्टेट में एक बहुत बड़ा नाम है इसका, ठीक है। कहता है ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी? तो एक सेशन हुआ था FSSAI का, या फसाई भी कह सकते हैं आप इसे, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। और ये जो इंडेक्स है ये एनुअली रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? FSSAI या फसाई, आप जो भी इसे कहना चाहें वो आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है इसके साथ ही ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन से आते हैं? दो साउदर्न रीजन में, तो कौन से आते हैं? केरला और तमिलनाडु। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और किसके अंदर काम करती है? यहाँ पर वेलफेयर के अंदर काम करती है, ठीक है। और इसकी बात करें तो कब बना था ये? तो आपको याद रखना है 5 सितंबर 2008। और इन सब के हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इन सब के हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आता है आपके पास बैंकिंग और इकोनॉमी का, ठीक है।
कहता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट $70 मिलियन इन इंडिया। ठीक है, सीधी सीधी बात है बेटा कि यूएसए का एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जिसने अनाउंस करा है कि वो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में क्या करेगा, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो कितना डॉलर बताया गया है यहाँ पे, तो $70 मिलियन, जिसमें क्या क्या काम किया जाएगा, हेल्थ सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, हाउसिंग की तरफ जोर दिया जाएगा और स्मॉल बिजनेसेस की तरफ जोर दिया जाएगा। ठीक है, किसने ये अनाउंस करा है, तो निशा बिस्वाल ने, याद रखेंगे आप, DCEO हैं ऑफ DFC और इनकी विजिट हुई थी कहाँ पर, सितंबर में इंडिया में। ठीक है, तो फैक्चुअल है, कोई भारी बात नहीं है। ऐसा हमने यूके के साथ भी एक एग्रीमेंट करा था। ठीक है, इन्होंने ये वाली समिट अटेंड करी थी, उसकी थीम ये थी। ठीक है, चलो अगला कहता है RBI ने पेनल्टी लगा दी है एक्सिस बैंक और HDFC पे। ठीक है, अब ये देखो बेटा, मैंने आपको उस दिन भी, ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि RBI के ना अपने अपने गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो समय समय पर क्या लगाता रहता है, इन सब के ऊपर पेनल्टीज। ठीक है, तो पेनल्टी वाला तो आप इसे खुद ही पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी पेनल्टी के ऊपर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है, ये आप खुद देख लेंगे, इसमें कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला आता है आपके पास, अगला पढ़ लेते हैं। कहता है सेबी ने फास्ट ट्रैक क्रेडिट और ट्रेडिंग ऑफ बोनस शेयर टू T+2 डे कर दिया है। ठीक है, इजी भाषा में समझते हैं, पहले समझते हैं बोनस शेयर क्या होता है। ठीक है, पहले आप सबको पता है सेबी क्या है। सेबी एक रेगुलेटर है जो सिक्योरिटी मार्केट्स को कंट्रोल करती है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर थे, मुंबई महाराष्ट्र। जो कब बना था, 30 जनवरी 1992 को। हम पिछले 3-4 लेक्चर से इसको पढ़ते आ रहे हैं और जिसकी चेयरपर्सन कौन है, माधवीपुरी बुच, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, एक यहाँ पे लाइन बोली गई है, क्या बोलते हैं इसको, बोनस शेयर। पहले इसे समझते हैं, बोनस शेयर किसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो बेटा, मान लेते हैं शेयर तो आपको पता चल गया है ना। अब कहता है यहाँ पे कि मतलब ये एक तरीके का ना, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, और मैं आज से शेयर नहीं खरीद रही, मेरा उस कंपनी में शेयर होल्डर का काम है और वो अभी से नहीं है, लगभग 10, 15, 20, 25 सालों से है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो लॉयल एम्प्लॉयर्स होते हैं, लॉयल एम्प्लॉयर भी नहीं कहेंगे, लॉयल जो इन्वेस्टर होते हैं जो किसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस लॉयल इन्वेस्टर को कभी कभी कंपनी क्या कर देती है, कंपनी कई बार फ्री में शेयर बांट देती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोनस कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, बोनस शेयर। पहले अगर आप मान लेते हैं ऐसा कभी कंपनी करती होती, कोई भी XYZ कोई कंपनी है जो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा शेयर दे रही है, या और इससे क्या होगा बेटा कि इससे मेरी भी एक रीच बढ़ेगी और मेरा भी नेम फेम बढ़ेगा और उस कंपनी का तो नेम फेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता था कि जब ऐसा किया जाता था तो पहले जो पैसे हैं, मतलब जो वो बोनस है, वो जल्दी से लोगों के अकाउंट में नहीं आता था। अब वो अकाउंट में कितने दिनों के अंदर आ जाएगा, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज के अंदर उसे लाया जाएगा। पहले 10 दिन 7 दिन ऐसे लग जाया करते थे और इस रूल को कब से एप्लीकेबल किया जा रहा है, 1 अक्टूबर 2024 से। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बताती हूँ, याद करो पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि सेबी ने एक 22 मेंबर की क्या बनाई थी, याद करो, एडवाइजरी कमेटी, और उसके हेड कौन थे, आर गांधी, याद करो, और राहुल गांधी मत बोल देना, आर गांधी है। ठीक है, और ये कौन है, RBI के पहले फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर है। इन सब की रिकमेंडेशन से ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास। अगला बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला कहता है PF विड्रॉल लिमिट टू रेज टू ₹1 लाख। ठीक है, पहले क्या होता था बच्चे, पहले मान लेते हैं, पहले भी मतलब ऐसा समझ लो कि मान लेते हैं शादी है घर पे लड़की की या लड़के की, ठीक है, या कोई इमरजेंसी आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो क्या करना पड़ता है भाई, हमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्हें क्या करना पड़ता था, वो अपने अगर PF से पैसा निकालना भी चाहे तो वो 50,000 की लिमिट थी पहले, जिसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, देखिए कहता है यूनियन लेबर मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया, इन्होंने एक रिसेंटली अपडेट दी और क्या कहा, देखो बेटा, एक तो एक्चुअली में मोदी सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए ना, तो वो खुशी खुशी में सब कुछ बांट भी रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बोला गया बेटा कि अब जो सब्सक्राइबर हैं वो कितना लाख अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, तो आपको याद रखना है 1 लाख। पहले कितनी लिमिट थी इसकी, यहाँ पर 50,000, और अब इसे क्या कर दिया गया है बेटा, 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ताकि आप नाराज ना रहें, नाराज मतलब आप दुखी ना रहें, सीधी सीधी बात है, और इसे आप निकाल पाएं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अब देखो बेटा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ों पे बात की गई है, पर हम बस इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, किन किन बारों में बात हुई है। ठीक है, देखिए 54th GST काउंसिल बन चुकी है, आप सबको पता है। पहले एक बार ना बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम GST काउंसिल की बात करते हैं, ये एक क्या है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना है, जिसे किस अमेंडमेंट से लाया गया था, 101, और ये कब हुई थी, 2016 में। इस काउंसिल को बनाने
बनाने के लिए आर्टिकल में कहाँ लिखा हुआ है 279A में, और कौन इसका गठन करेगा बेटा, कौन इसका गठन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और इसकी चेयरपर्सन कौन होती है हमेशा, या इसका चेयरपर्सन कौन होता है, जो भी यूनियन कौन होता है आपके पास, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो होता है। अब हायरार्की क्या बनती है, एक होता है चेयरपर्सन, फिर एक होता है वाइस चेयरपर्सन, फिर होते हैं मेंबर्स, ठीक है, फिर क्या आते हैं आपके पास यहाँ पे मेंबर्स। और मेंबर्स में स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं और सेंटर के तो चलो होते ही है ना, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और एक और बात, जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी को कब से लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे क्या जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर डायरेक्ट टैक्स है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं करंट अफेयर पे क्या लिखा हुआ है। कहता है बच्चे 54th जीएसटी काउंसिल हुई है। अच्छा एक और बात, इसका ना टाइम निर्धारित नहीं है, हो जाती है, मतलब जल्दी से कर ही लेते हैं पर हो ही जाती है मीटिंग, ठीक है, आपने याद रखना है। और कब हुई है, 9 सितंबर को, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड करा है कि जो कैंसर ड्रग्स हैं, अब ये दवाइयों के नाम आप पढ़ लेना, जिसमें पहले कितना जीएसटी लगता था 12%, अब कितना लगाया जाएगा 3%, आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और जो नमकीन भुजिया वगैरह होती है अपने पास, मतलब सीधी सीधी बात है, इस पे भी क्या कर दिया जाएगा, इस पे भी जीएसटी रेट को कम कर दिया जाएगा। उसके अलावा लाइफ और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पे भी है, कार और मोटरसाइकिल सीट, इन सब पे क्या किया गया है, इन सब चीज़ों को लागू किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है लास्ट सेक्शन, डेज, और डेज के बारे में बात कर फिर से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कहता है बच्चे फर्स्ट फाउंडेशन डे मनाया गया है किसका, तो आपने याद रखना है I4C का। I4C क्या है समझते हैं, ठीक है। देखिए कहता है इंडियन मतलब आई हो गया, 4 बार सी है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, याद रखना है। इसने क्या बनाया है अपना यहाँ पर फर्स्ट फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया है, ठीक है। नाम है बेटा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन है, तो सीधी बात है साइबर क्राइम को कम करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे इंडिया डिजिटलाइज होता जा रहा है उतने ही खतरे बढ़ते जा रहे हैं, किसके, क्राइम्स के भी, ठीक है, जैसे। और इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो अभी से नहीं बहुत पहले से चल रहा है, वो नंबर क्या आता है आपके पास यहाँ पे 1930, आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे, ये देख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और ये इसको डेडिकेट किया गया था नेशन को कब, 10 जनवरी 2020 को। सीईओ कौन है इसके, राजेश कुमार, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और 2000 में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट, ठीक है। और एड्स डे कब मनाते हैं आप मुझे बताएंगे, कहीं दिसंबर में मनाते हैं कि नवंबर में, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थीम पढ़ लेंगे आप, फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स इसकी थीम आ जाएगी। अगला कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे सितंबर 15 को ये सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं डिटेल में और देख लेते हैं क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए बेटा एक्चुअली में इसी डे को कोमेमोरेट करने के लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कह देते हैं इसको हम हिंदी में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कर्नाटका ने एक पूरी की पूरी एक काउंसिल, ऐसा कह लो कि चेन बनाई थी लोगों की, जो कि इंटीग्रिटी या फ्रेटर्निटी इन सब को शो करती हुई चल रही थी, ठीक है, यूनिटी को शो कर रही थी, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कहता है यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था कि 15 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। थीम क्या है इसकी, इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस टू एआई एट ऑल द लेवल्स। और उसके बाद आईडीडी की स्थापना की गई थी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री मतलब होता है जब सारी पार्लियामेंट्स मिलती है ना आपस में, तो उनके साथ है, ठीक है। चलो अगला आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कब बना था, 1889 में। स्लोगन क्या है, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, और प्रेसिडेंट कौन है, ट्यूलिया एक्सन, ठीक है, याद रखना है। अगला डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अगर आप सबको पता हो, ठीक है, अगर आप सबको पता हो तो 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाते हैं। और इंजीनियरिंग डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, मोक्ष गुंडनम विश्वेश्वरैया की, ठीक है, याद रखना है। इनको हम कई बारी फादर ऑफ मैसूर भी कह देते हैं, ठीक है। और जब भी हम मैसूर की बात करते हैं, आज मैसूर कौन सा एरिया है, तो आपको याद रखना है आज मैसूर हमारे पास कर्नाटका है, ठीक है। ये इंजीनियर थे और एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति इंजीनियर थे अपने पास ये, और इन्हें 1955 में हमने किससे नवाजा था, इनको भारत रत्न से भी नवाजा था, ठीक है, याद रखना है। और एक डैम है मैसूर में जिसका नाम है
कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है, उसमें भी एक चीफ आर्किटेक्ट का रोल प्ले करा है किसने, इन्होंने। तो कृष्ण राज सागर डैम जो कि कहाँ पर आता है, कर्नाटका में, उसमें भी चीफ आर्किटेक्ट का काम करा है किसने, तो आपने याद रखना है एम विश्वेश्वरैया ने, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें 1915 में, ध्यान देते हैं, 1915 में अंग्रेजों ने चीफ कमांडर तो नहीं, कमांडर, आई एम सो सॉरी, नाइट कमांडर, सॉरी, हाँ, नाइट कमांडर के अवार्ड से भी नवाजा था, ठीक है। नाइट कमांडर भी इनको टाइटल दिया था, ठीक है। जैसे नाइटहुड मिलता था वैसे नाइट कमांडर का इनको टैग यहाँ पर दिया था, ठीक है। और ये जो कृष्ण राजा सागर डैम है ना बेटा, इसमें जो ये फोल्डिंग दरवाजे हैं, फोल्डिंग दरवाजे मतलब जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, कैसे समझाऊं मैं आपको, जो शटर टाइप होते हैं, है ना, वो मतलब एक ऑटोमेटिकली शटर कैसे खुलेंगे, या कैसे भी डैम का जो भी था, मतलब एक बहुत ही उस समय का कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाने वाला डैम इन्होंने बनाया था, कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास कौन सा वाला, ओजोन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, तो आपको याद रखना है इसे ओजोन डे हम कहते हैं, और याद रखना है इसमें हमें किसे बचाना है, तो हमें ओजोन लेयर को बचाना है। और ओजोन लेयर कौन सी इसमें दिखती है अपने को, तो याद रखना है एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में दिखती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें देखने को मिलती है, याद रखना है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें हमने पूरी कोशिश करी थी कि ऐसी जो भी गैसेस हैं या ऐसी जो भी प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, उनको क्या करना था, रोकना था, इसीलिए फिर हमने इस डे को सेलिब्रेट यहाँ पर किया था, ठीक है। चलिए एक और बात करते हैं अगली वाली, अगला आता है आपके पास यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक एंड इनोवेशन फॉर द साउथ, ठीक है। अब एक्चुअली में ये जो साउथ वर्ड है ना बेटा, ये साउथ इंडिया का नहीं बात कर रहा है, ये ग्लोबली साउथ की बात कर रहा है, उन एरियाज में साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर आना है, इसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। ये देख लेंगे आप इसके साथ का। अगला आता है आपके पास इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, आप सबको पता है कार्डियोलॉजी क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास यहाँ पे, ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट हो गया अपने पास, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं जब वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं या इससे रिलेटेड जो होती हैं उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी आप कहते हैं। 16 सितंबर कोमेमोरेट्स द फर्स्ट कोरोनरी एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है बेटा सीधा सीधा, जिसमें जो वो था ना, जो दिल को ब्लड पाइप होती है ना, जो दिल में खून की सप्लाई करती है, ठीक है, उसके ब्लॉक चेन्स को खोलना, इसे कहा जाता है। और ये किसने करा था सबसे पहली बार यहाँ पे, तो एंड्रियस रोनाल्ड ग्रुंटजिग पढ़ेंगे इनके नाम को, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया कार्डियोलॉजी। उसके बाद अगला आपके पास कौन सा आता है यहाँ पे, बैम्बू डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैम्बू एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम बांस कह देते हैं, इसका एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये सॉइल को लंबे समय तक बाइंड करके रखने का काम करता है, ठीक है, सॉइल को बाइंड करने का काम करता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड हो गया या सॉइल डिग्रेडेशन हो गया उसे रोका जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। कहता है 2009 में ड्यूरिंग द 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस हुई थी, कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड में, जिसमें रॉयल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ थाईलैंड ने रिकॉग्नाइज करा था कि हम हर साल 18 सितंबर को क्या मनाएंगे, बैम्बू डे मनाएंगे। इंडिया की अगर आप बात करते हैं बेटा, तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एरिया दिखता है हमें, जहां पर बैम्बू जो है वो भारी पैमाने पर देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं उधर ही मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, हिमाचल में भी मिलता है, पर कम है, ज़्यादा करके प्रोडक्शन कहाँ दिखती है, हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। इंडिया ने भी एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम आता है नेशनल बैम्बू मिशन, याद रखना है आपने, क्या नाम था बेटा इसका, नेशनल बैम्बू मिशन, याद रखेंगे आप। और इसे लॉन्च करा था हमारी सरकार ने कब, 2019 के आसपास, ठीक है, 2019-20 के आसपास, सॉरी 18-19 के आसपास, आई एम सो सॉरी, 2018-19 के पास इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और बेटा आपने देखा होगा कि जो कच्चा बैम्बू होता है उसे कंज्यूम भी किया जाता है, ठीक है, और उसे कंज्यूम अगर किया जाए तो माना जाता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करता है, ठीक है। चलिए तो ये थे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।